वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज के ऑनलाइन स्टडी में हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ लोड करंट। ठीक है, यानी फुल वेव रेक्टिफायर का मैंने सर्किट बताया था, उसको एक्सप्लेन किया था इसके पहले वाले लेक्चर में, आप जाके देखिएगा। और उसकी AC एवरेज DC वैल्यू भी कैलकुलेट कर की थी। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोड करंट में हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लोड में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए हम आगे करते क्या हैं। जो भी आपका करंट है सबसे पहले उसका स्क्वायर ले करके उसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे साइकिल के लिए, यानी कि जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, और उसके बाद उसका क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करते हैं, पूरे साइकिल के लिए, यानी कि 0 से लेकर के 2π पूरा साइकिल होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी कि ये देखिए साइकिल 1/t ऐसे फॉर्मूला होता है, 1/t 0 to t I² dθ। तो टाइम पीरियड पूरा कहाँ से कहाँ तक था, 2π तक था, 0 से लेकर 2π, इसलिए मैंने t की जगह 2π रखा हुआ और यहाँ पे 2π लिया है। वैसे ही करेंगे जैसे मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर में आप लोगों को पहले ही बताया था कि किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं और कैसे उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम कैसे आगे फाइंड करेंगे। IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर को IRMS से मैंने डिनोट किया है, = √1/2π। ठीक है, I² dθ को सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इंटीग्रेट करेंगे, यानी 0 से π आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल था, प्लस नेगेटिव हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ शुरू हुआ था, π से लेके 2π तक, और उसका फिर करंट का स्क्वायर करेंगे। इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं 1/2π। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, 0 से π, और जो करंट इंस्टेंटेनियस जो करंट आई थी वो Im sin थीटा थी। बट अगर Im sin थीटा का स्क्वायर करोगे तो Im स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा dθ प्लस फिर π से 2π यानी नेगेटिव हाफ साइकिल Im स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा dθ, क्योंकि I की वैल्यू Im sin थीटा थी तो उसका स्क्वायर यही होता है ना। अब देखिए, चूँकि आपको पता है कि Im यानी कि जो इसकी करंट है, मैक्सिमम करंट है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका तो वैसे भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से मैं कॉमन ले लूँगी और कॉमन करके मैंने बाहर कर लिया, और 2π है। तो फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, केवल दोनों में, यानी दोनों हाफ साइकिल में sin स्क्वायर dθ का करेंगे। देखिए मैंने वैसे लिख दिया। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा को आप 1 - cos 2θ/2 लिख सकते हो, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2θ/2 होता है dθ। मैं यहाँ डेरिवेशन नहीं बताऊँगी आपको कि कहाँ से आए, इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री देखना। ठीक है, प्लस π to 2π sin स्क्वायर थीटा 1 - cos 2θ/2 dθ। अभी मैं बता दे रही हूँ, अगर बच्चों किसी को दिक्कत होगी कि sin स्क्वायर थीटा = कैसे आया तो वो मुझे पूछ लेना, ठीक है। लेकिन अभी तो मैं मान के चलूँगी कि ये आप लोग को पता है, क्योंकि 12th का है, 12th मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। फिर देखिए 2 है, यहाँ से इन दोनों से 2 मैंने कॉमन कर लिया, तो 2 × 2 4π हो गए। ठीक है, 0 to π 1 - cos 2θ dθ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ π to 2π 1 - cos 2θ dθ। ठीक है, अब देखिए फिर से करेंगे हम लोग अब आगे अब टोटल पूरा मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आप लोग 12th में पढ़े हो, वही चीज़ है। 1 का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो थीटा आएगा, माइनस cos 2θ का इंटीग्रेशन करेंगे sin 2θ/2, ये cos 2θ का इंटीग्रेशन है। और हम क्या करते हैं उसके बाद लिमिट लगा लेते हैं, दिस इज़ लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर प्लस यहाँ पे थीटा 1 का थीटा माइनस sin 2θ/2 π to 2π, मैंने लिमिट ले लिया। अब देखिए लिमिट आप रखोगे, लिमिट कैसे करते हो, पर लिमिट मैंने से बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे लिमिट रख के सॉल्व किया है। IRMS = √Im²/4π। पहले हमने इसको सॉल्व किया थीटा के लिए, तो π - 0 पहले रखेंगे, π - 0 किया माइनस, फिर इसकी जगह हम π रखेंगे, फिर एक बार 0 वाला टर्म लेंगे तो 0 आएगा -0। जब आप यहाँ पे π रखोगे ना तो 2 × π sin 360 हो जाएगा। sin 360 की जो वैल्यू आती है वो रखा मैंने यहाँ पे, फिर 0, मतलब कि एक बार हम 0 रखेंगे थीटा की जगह तो 0 आ जाएगा पूरा ये टर्म, प्लस इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करिए, थीटा की जगह 2π - π करोगे, फिर माइनस,
फिर इस पे आप देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे थीटा की जगह 2 पाई और पाई एक बार रखोगे, मतलब अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट से सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंसिएशन का पूरा पोर्शन है। जब आप इस टर्म को सॉल्व करते तो यहाँ पे देखिए पाई प्लस इधर 2 पाई माइनस पाई बचा है ना, तो यहाँ पे IRMS हम फाइंड करेंगे IM स्क्वायर अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड पाई पाई कैंसिल आउट तो 2 पाई बचा है ना। 2 पाई इसके साथ जो अगर ये दोनों कैंसिल आउट हुआ तो 2 पाई यहाँ बचा जो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, टू जा 4 और पाई पाई कैंसिल आउट, तो IRMS इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट IM स्क्वायर अपॉन 2, IRMS इज इक्वल्स टू IM अपॉन अंडर रूट 2। AC पावर सप्लाइड टू द सर्किट, AC पावर हमें कैसे मिलेगा, उसका फॉर्मूला होता है IRMS का होल स्क्वायर डॉट RL प्लस RF। IRMS की वैल्यू क्या होती है IM अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर RL प्लस RF। अब कहीं कहीं बच्चों को दिक्कत होती है यहाँ पे RL प्लस RF कैसे हो गया, RL जो लोड रेजिस्टेंस है, RF जो है वो डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये AC हमने पावर फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इज इक्वल्स टू DC आउटपुट। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, लेकिन जो हमें हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर में जो पावर मिली वो कैसी है, DC है, भले रिप्पल है तो क्या, लेकिन यूनिडायरेक्शनल है इसलिए मैं उसको DC कहूँगी। और इनपुट तो प्योर आप AC दे रहे हो, इनपुट क्या है AC है, तो AC पावर अप्लाइड टू सर्किट। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, DC आउटपुट जो मैंने फाइंड करा था वो आप रखोगे और AC जो मैंने फाइंड किया पावर वो आप वैल्यू रख दोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप रख के देखिए PDC अपॉन PAC, PDC कैसे निकालोगे, IDC का होल स्क्वायर RL, ठीक है। यहाँ पे केवल मैंने RL लिया है क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है वो लोड के अक्रॉस ही मिल रहा है, इसलिए DC ले रहे हैं ना, DC हम केवल वो कर रहे हैं, इसलिए DC टर्म लेने के कारण मैंने यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिया है। अपॉन इसकी जगह आप AC की जगह IRMS का होल स्क्वायर RL प्लस RF और फिर बाकी आप IDC की वैल्यू रख लो। जब फुल वेव रेक्टिफायर में मैंने उस दिन कैलकुलेट किया था 2IM अपॉन पाई होल स्क्वायर डॉट RL अपॉन IM अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो बच्चों, जब सॉल्व करोगे तो 8 अपॉन पाई स्क्वायर डॉट RL अपॉन RL प्लस RF, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 8 अपॉन पाई स्क्वायर को 0.812, ये ईटा है, ईटा इफिशियंसी को डिनोट करने के लिए मैंने किया है, उसका इफिशियंसी को मैंने ईटा से डिनोट किया है। अब देखिए क्या करेंगे, RL अपॉन RL प्लस RF, अब मैं मान के चलती हूँ RL से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी क्योंकि RL अपॉन RL 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो 1 बचा, लेकिन नीचे अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो 1 प्लस RF अपॉन RL बचे। अब बच्चों मैं ये चीज़ अगर इफिशियंसी फाइंड करना चाहूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करके मैंने इफिशियंसी फाइंड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एफिशिएंसी भी आप फाइंड कर लोगे और बाकी जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी ना, जब भी इसको कैलकुलेट, चूँकि RF की वैल्यू बहुत कम है RL के कंपैरिजन में, तो इसको नेगलेक्ट मान लोगे, तो जो एफिशिएंसी आएगी वो 0.812 आएगी और एफिशिएंसी परसेंट 0.812%। इस जो एफिशिएंसी परसेंट आएगी वो 81.2 आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई आप कर दोगे ना 100 से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वो चीज़ें, ये इफिशिएंसी परसेंट मैंने निकाला 81.2 अपॉन 1 प्लस RF अपॉन RL, और चूँकि RL की वैल्यू ज़्यादा है तो इसको आप नेगलेक्ट मान लोगे, तो जो इफिशिएंसी परसेंट आएगी वो 81.2% है, ठीक है। ये आपका आया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रिप्पल फैक्टर के बारे में। रिप्पल फैक्टर क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर के केस में, ठीक है। तो रिप्पल फैक्टर मैं बाद में देखूंगी, तब तक आप इतना पढ़ना। थैंक यू।